गुड मॉर्निंग एवरीवन। 7th क्लास में एसएसटी का जो पार्ट है जियो का, उसका हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। हमारा पर्यावरण या आवर इन्वायरमेंट। हमारा पर्यावरण का अर्थ होता है कि हमारे चारों ओर जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो पर्यावरण है। परि प्लस आवरण हमारे चारों ओर का क्षेत्र। पर्यावरण शब्द है, इन्वायरमेंट शब्द जो है वो इन्वायरनर से बना है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस, यानी कि हमारे आसपास। तो हमारे आसपास हमें 6th क्लास में हमने पढ़ा भी है पर्यावरण के बारे में थोड़ा बहुत, लेकिन अब हम पर्यावरण के अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे आसपास में जो भी हमें वस्तुएं दिखाई देती है वो पर्यावरण कहलाती है। अब इसमें चारों ओर से क्षेत्र हैं, लोग, वस्तुएं, प्रकृति आदि पर्यावरण का हिस्सा है। इसको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है प्राकृतिक। पर्यावरण के कितने भाग हैं? एक है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा कौन सा है? मानव निर्मित पर्यावरण। अब प्राकृतिक में क्या होता है कि वे वस्तुएं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई है, इसमें से नदियां हैं, झीलें हैं, पेड़ पौधे हैं, पर्वत है, पठार है, मैदान है, सब प्राकृतिक में आता है, क्योंकि इनको प्रकृति ने बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया। मानव निर्मित में क्या आता है कि रेलवे लाइन है, बिल्डिंग है, मकान है, जो भी है सारे मानव निर्मित में आते हैं, जो एक कॉलम में बताया भी गया है। उद्योग है, पार्क है, भवन है, पुल है, सड़क है, स्मारक है, जो कि मानव निर्मित में आते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण को फिर इसने दो भागों में बांटा है। एक है जैविक और दूसरा है अजैविक। जैविक क्या होता है? जिसमें जीवन होता है। इसका एक पार्ट इसने बनाया है जैविक पर्यावरण, जिसमें जीवन होता है। चाहे इसमें मानव है, पेड़ पौधे, जानवर, कीट पतंगे, जितने भी जीव जंतु जो श्वास लेते हैं, जिनमें जीवन होता है, जो मरते हैं, तो वो सारे सारे जैविक में आते हैं। दूसरा इसमें है अजैविक पर्यावरण, जिसमें जीवन नहीं होता, नहीं होता। ये जैसे कि भूमि, जल, वायु, इनमें श्वास लेते हैं, ना मरते हैं, निर्विरत रूप से लगातार रूप से चलते रहते हैं। तो भूमि पर हम रहते हैं और मानव निर्मित भूमि कोई मानव निर्मित वस्तु नहीं है, बल्कि इसका निर्माण है प्राकृतिक से हुआ है, प्रकृति से हुआ है। इसी प्रकार वायु, जल, प्राकृति आदि भी प्राकृतिक रूप से उत्पन्न हुई है। भूमि से हमारा अभिप्राय स्थल मंडल से है, जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हम खेती करते हैं। जबकि वायुमंडल है और जल मंडल है। पृथ्वी पर 3 मंडल पाए जाते हैं। एक स्थल मंडल जिस पर हम रहते हैं, एक वायुमंडल हमारे चारों ओर जो ऊपरी जो आकाश में दिखाई देते हैं, एक होता है जल मंडल, जो समुद्र, सागर, झीलें आदि जहाँ पर जल होता है। तो पृथ्वी के प्रमुख मंडल कौन से हैं? स्थल मंडल में क्या है? पृथ्वी की ठोस कठोर चट्टानों से बना है। अब पृथ्वी के मंडल की बात करें तो पहला कौन सा है? स्थल मंडल। पहला कौन सा है? स्थल मंडल। ये पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, ये कठोर चट्टानों से बनी हुई है। स्थल मंडल जो अत्यधिक उबड़ खाबड़ है, कहीं पर ज़रूरी नहीं है कि हर जगह समतल, कहीं पर पठार है, मैदान है, गहरे स्थान भी हैं, पहाड़ियाँ हैं, घाटियाँ भी है। घाटियों का मतलब निचला स्थान होता है। ये सतलाकृति महाद्वीप और महासागरों में दोनों जगह मिलती है। ये बात नहीं है कि महाद्वीपों पर ही पर्वत मिलती है, महासागरों में भी पर्वत मिलती हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते, पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं। कहीं कहीं पर जो बाहर निकल आते हैं उस पर लोग रहने लगते हैं, उसको फिर द्वीप कहने लगते हैं। स्थल मंडल विभिन्न प्रकार की चट्टान और खनिजों से मिलकर बना है। स्थल मंडल की मृदा की पतली परत से ढका होता है। जो ऊपरी मिट्टी है ना, ये बहुत ही पतली परत होती है, जो कि उपजाऊ होती है। इसके नीचे की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं होती है। मृदा में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, झाड़ियों का विकास होता है, कृषि करते हैं, फसलें उगाते हैं। इसलिए स्थल मंडल को विभिन्न पौधों और जानवरों का निवास स्थल भी कहा जाता है। स्थल मंडल को विभिन्न पौधों और जानवरों का निवास स्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी की पतली परत होती है, जिस पर हम पेड़ पौधे उगा सकते हैं या फिर फसलें उगा सकते हैं, कृषि कर सकते हैं। तो ये मनुष्य या पेड़ पौधों या जीव जंतुओं को स्थल मंडल है वो आश्रय प्रदान करता है। यहाँ पर अनेक प्रकार के खनिज मिलते हैं, जैसे कोयला है, लोह है, प्राकृतिक ऐसे सभी प्रकार के खनिज स्थल मंडल में ही मिलते हैं, और ये कृषि कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे की अगर हम बात करें तो इसमें दे रखा है वायुमंडल। दूसरा कौन सा है?
वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई वायु की पतली परत जो हमारे चारों ओर हमें दिखाई दे रही है, तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत क्या कहलाती है? वायुमंडल कहलाती है। यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर वायुमंडल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन वैज्ञानिक मानते हैं, कुछ वैज्ञानिक है 32,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल मानते हैं, लेकिन सिर्फ 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है वो मनुष्य पर, पृथ्वी पर रहने वाले, स्थल मंडल पर रहने वाले जीव जंतुओं के अनुकूल है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वायुमंडल को अपनी और चारों ओर थामे रखता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में लौह, सिलिकॉन आदि तत्व है जिससे कि गुरुत्वाकर्षण बल पैदा होता है, और जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर उछालती है वापस नीचे की ओर आती है। क्यों आती है? क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपनी ओर वस्तु को खींचता है। इसीलिए तो हवा टिकी हुई है पृथ्वी के साथ। दूसरे ग्रहों के साथ हवा क्यों नहीं है? वहाँ पर जीवन क्यों नहीं है? क्योंकि उसके चारों ओर जो है वो वायु की परत नहीं है, या बहुत ही पतली परत है, जबकि उनका गुरुत्वाकर्षण बल कम है। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल जो है पृथ्वी के साथ टिका हुआ है। जब भी कोई वस्तु ऊपर की ओर उछालते हैं वापस नीचे आ जाती है। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम कोई वस्तु धरातल से ऊपर की ओर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो फिर वस्तु वापस नीचे नहीं आएगी, क्योंकि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की शक्ति से बाहर होती है। लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से किसी वस्तु को फेंकना बहुत मुश्किल होता है। जैसे सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह छोड़ते हैं, तो वो इस गति से ऊपर की ओर छोड़ते हैं, तो वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर चले जाते हैं। फिर वायुमंडल अनेक गैसों से बना है, जिसमें कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, कार्बन डाइऑक्साइड, अनेक प्रकार की गैसें यहाँ पर पाई जाती है। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर कंबल की भांति कार्य करता है। सूर्य से आने वाली झुलसाने वाली गर्मी से हमें रक्षा करता है। ये ज़रूर बात है। कंबल है, जिस प्रकार कंबल हमें सर्दी से बचाता है या फिर हवा से बचाता है, इसी प्रकार वायुमंडल भी यही करता है कि सूर्य, जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य से किरणें हैं वो इधर पृथ्वी की ओर आ रही है, इधर पृथ्वी की ओर आ रही है। इन दोनों के बीच में क्या है? वायुमंडल है। अब वायुमंडल बहुत सी किरणों को ये टकराकर वापस ऊपर की ओर चली जाती है, जो कि हानिकारक होती है। अगर मनुष्य तक आ जाती तो मनुष्य में अनेक प्रकार के रोग पैदा कर देती है। जैसे कि एक ओजोन गैस के बारे में आपने सुना होगा, ओजोन लेयर या ओजोन परत या ओजोन गैस के बारे में, कि सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को वापस से भेज देती है, जिससे नहीं तो मनुष्य में धरती पर अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है, और मुख्य रूप से त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती। तो वायुमंडल है मनुष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा वायुमंडल क्या करता है कि वायुमंडल में जो हवा है, वायु या गैसों का मिश्रण ही हवा है। ये जलवाष्प, ये हवा है, जलवाष्प को धरातल से उठाती है और उसी जलवाष्प को बदलकर वापस से वर्षा भी करती है। कि वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम और जलवायु में परिवर्तन होता है। मौसम क्या होता है कि तापमान, वर्षा, आर्द्रता यानी कि नमी में परिवर्तन होना है, वो जलवायु और मौसम होता है। वायुमंडल हमें मौसम संबंधी सभी परिवर्तन, चाहे वर्षा है, पवन है, तड़ी झंझा है, यानी कि जो बिजली गरजती है, ओलावृष्टि होती है, सभी प्रकार की क्रियाएं इसी वायुमंडल में होती है। अगर वायुमंडल ना होता तो पृथ्वी पर जीवन भी ना होता। फिर यह वायुमंडल अत्यधिक गर्मी और ठंड को संतुलित रखने के लिए वातानुकूलक के रूप में कार्य करता है, और अनेक प्रकार की जीवनदायिनी गैसें भी, ऑक्सीजन जैसी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। अब ऑक्सीजन से हमें श्वास मिलता है, सभी को पता है कि ऑक्सीजन ज़रूरी है, क्योंकि मनुष्य या जीव जंतु इसे श्वास लेते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये भी तो ज़रूरी है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ना होती तो पृथ्वी पर जो ऊष्मा है वो वायुमंडल में चली जाती, पृथ्वी का औसत तापमान नहीं बना रहता, पृथ्वी का तापमान है वो माइनस में रहता, तो फिर यहाँ पर जीवन नहीं होता। एक चीज़ इसने और बताया है कि अत्यधिक गर्मी और ठंड को संतुलित करने के लिए वातानुकूलक का काम करता है। ये सही बात है कि जो वायुमंडल होता है इसमें अनेक प्रकार की गैसें होती है, जो सूर्य से आने वाली गैसों को रोक लेती है और पृथ्वी से जाने वाली गैसों को रोक लेती है। अगर वायुमंडल ना होता तो सूर्य से जब किरणें आती तो बहुत अधिक गर्मी हो जाती दिन के समय, कि पृथ्वी है वो पृथ्वी पर आग लगने जैसी स्थिति हो जाती है, और रात के समय जब सूर्य नहीं दिखाई देता है तो बहुत अधिक ठंड हो जाती है। लेकिन इसको संतुलित कौन करता है? वायुमंडल करता है। तो वायुमंडल का भी मनुष्य के लिए बहुत अधिक महत्व है। तीसरा है इसमें जल मंडल। अब जल से शब्द है, जल ही जीवन है, जल के बिना तो कुछ है ही नहीं। पृथ्वी पर जो विस्तृत फैला हुआ जल क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? जल मंडल कहा जाता है। इसमें नदी, झील, तालाब, समुंदर, महासागर यानी कि जो सागर, सभी इसमें जल मंडल के अंतर्गत है वो शामिल किया जाता है। जल है वो मानव, जल है मनुष्य, पेड़ पौधों, जीव जंतुओं सभी के लिए आवश्यक है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है।
अब जहाँ पर जल नहीं है वहाँ पर कोई कल्पना नहीं की जा सकती जीवन की। अब अगर बात करें हम पूरी पृथ्वी की बात करें तो पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल की बात करते हैं हम सबसे पहले। पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना है? 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब इसमें स्थल भाग भी है जिस पर हम रहते हैं, समुद्र तल से ऊंचा है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 14.89 करोड़ वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर जो जल है इसका कितना है? लगभग 36.10 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ये तो हो गया क्षेत्रफल इसका। अब प्रतिशत की बात करें, ये इसको 100% हम मानते हैं। इसमें प्रतिशत की बात करें लगभग 29% भाग पर है वो स्थल है, धरातल है, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि है। जल है वो लगभग 71% भाग पर पृथ्वी के जल है, 71% भाग पर। लेकिन 71% जो जल है ना वो पीने के लायक नहीं है, उपयोग के लायक नहीं है। इस 71% जल को अगर हम इसको 100% मान लें, 71% जल को अगर हम 100% मान लें, एक बार इसको भूल जाते हैं कि ये पृथ्वी पर है वो 100% जल में से सिर्फ 2.5% जल ही उपयोग के लायक है। जितना जल है उसका सिर्फ 2.5% जल ही उपयोग के लायक है। तो जल की बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन कुल अब लेसन के हिसाब से, चैप्टर के हिसाब से पढ़ रहे हैं तो पृथ्वी के धरातल के 71% भाग पर जल फैला हुआ है, 29% भाग पर स्थल है। अब इसने कहा है कि जलमंडल अनेक प्रकार के जलीय भोजन और खनिज प्रदान करता है। समुद्र अनेक प्रकार के खनिज निकलते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, वहाँ पर जलीय जीव जंतु रहते हैं, उनके लिए भोजन प्रदान करता है। ये विभिन्न महाद्वीपों के बीच एक प्राकृतिक कड़ी के रूप में विद्यमान है, क्योंकि अधिकतर जो महाद्वीपों के बीच में व्यापार है वो जल के माध्यम से ही होता है, समुद्रों के माध्यम से होता है। महासागर जलमंडल के प्रमुख घटक हैं। पूरी पृथ्वी पर मुख्य रूप से 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? 5 महासागर 5 हैं। पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर और पांचवा है दक्षिणी महासागर। तो पूरी पृथ्वी पर 5 महासागर है जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप के बीच में प्राकृतिक कड़ी का काम करते हैं, और ये महासागर जलमंडल के प्रमुख घटक भी है। धरातल पर किसी भी सतलाकृति की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है। जैसे कि ये अगर समुद्र तल है, ये समुद्र तल है, समुद्र तल, अगर किसी पर्वत की ऊंचाई मापनी है, स्थल की ऊंचाई मापनी है, तो समुद्र तल से जो औसत तल होता है जल का, उससे ही मापी जाती है। मानव इसे यातायात के रूप में भी उपयोग करता है, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। उसके बाद में चौथा आपका जो है जीवमंडल, 3 मुख्य है, और चौथा है जीवमंडल। जीवमंडल से आप समझते हैं जीव का अर्थ होता है जीवन, और तीनों मंडलों से बनकर बना है जीवमंडल। जीवमंडल अभिप्राय है सजीव संसार से, जिसमें कि जीवन होता है। इसमें जीवन के सभी प्रकार के, चाहे पेड़ पौधे हैं, पशु है, जीव जंतु, सभी प्रकार के इसमें शामिल होते हैं। जीवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, यानी कि बहुत ही छोटा क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तीनों मंडल मिलते हैं। जलमंडल, जीवन होता है जलमंडल में, प्लस स्थलमंडल, धरती पर जीवन है, और तीसरा है वायुमंडल। वायु में भी जीवन है, क्योंकि वायुमंडल में अनेक प्रकार के पशु पक्षी उड़ते रहते हैं। यह पृथ्वी का एक महत्वपूर्ण भाग है। पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जैविक पदार्थ रहते हैं। किस में रहते हैं जैविक पदार्थ? जीवमंडल में रहते हैं। इसमें जैवीय और अजैवीय पर्यावरण क्रियाएं आपस में करते हैं। जैविक आपने पीछे पढ़ा था, अजैविक पढ़ा था, आपस में क्रियाएं करते हैं, तो अनेक प्रकार के भोजन और कच्चा माल उत्पन्न करते हैं। सभी प्रकार के जो पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के वातावरण पर निर्भर करते हैं। हमारे आसपास में जैसा वातावरण होगा, जैसी वायु होगी, जल होगा, सारा वातावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु सारे वातावरण में आते हैं। हम उसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, उसी प्रकार से स्वयं को ढाल लेते हैं। उसके बाद में है पारितंत्र। उसके बाद में क्या है? पारितंत्र। ये थोड़ा सा
इसको आप समझना सर, किताब के अनुसार लिखो, ये आपकी मर्जी है, कि वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी, वह तंत्र जिसमें सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ, सभी जीवधारी यानी कि जितने भी जीव जंतु है वो एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के साथ आपस में क्रिया करते हैं। पर्यावरण में क्या आता है? जल, वायु, स्थल, सारे पर्यावरण में आते हैं। सभी जीव जंतु आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के साथ में अंतर क्रिया करते हैं या क्रिया करते हैं, तो वो पारितंत्र कहलाता है। क्योंकि सभी जीव जंतु है वो पर्यावरण पर निर्भर है, पर्यावरण से कुछ तत्व लेते हैं, कुछ तत्व उनको देते हैं, इसलिए वो पारितंत्र के अंतर्गत आता है। ये सभी क्रियाएं हैं ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा होती है। दूसरे शब्दों में ये एक विशेष भौतिक पर्यावरण के पादप और जीवों के समुदाय को दर्शाता है, जिसमें लगातार ऊर्जा और पदार्थों का प्रवाह होता रहता है। यह प्रवाह पारितंत्र के सजीव और निर्जीव दोनों तंत्रों में सक्रिय रहता है। सभी पौधे जंतु तथा मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं और साथ ही एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, और इनका आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण के बीच पारितंत्र का एक संबंध होता है। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य और पर्यावरण यानी कि जीव जंतु और पर्यावरण आपस में अंतरक्रिया करते हैं। सबसे पहले आप लेते हैं पौधे यानी कि पेड़ पौधे। किससे ऊष्मा लेते हैं, ऊर्जा लेते हैं? सूर्य से लेते हैं, खुद उगते हैं। सूर्य से ऊष्मा लेते हैं, खुद उगते हैं। उसके बाद में इनको कौन खाता है? मानव और जंतु, जीव जंतु इनको खाते हैं। तो ऊर्जा किससे मिली? पेड़ पौधों से ऊर्जा इनको मिली। अब इनको भी कुछ जीव जंतु खा जाते हैं। तो पहले पेड़ पौधों को ऊर्जा किससे मिली? सूर्य से मिली, और साथ में स्थल भाग से, क्योंकि ये स्थल पर उगते हैं, ऊर्जा मिली स्थल भाग और सूर्य से। उसके बाद में पेड़ पौधों किसने खाया? मानव और जंतुओं ने। इनको किसने खाया? जीव जंतुओं में। अब जीव जंतु जब मरते हैं तो इनको कौन खाता है? बाज, गिद्ध या फिर कीड़े मकोड़े इनको खा जाते हैं। जब ये मरते हैं तो कहाँ जाते हैं? जब इनके अंदर ऊर्जा होती है और ये मर जाते हैं तो कहाँ मिल जाते हैं? स्थल भाग में मिल जाते हैं। अब इस स्थल भाग पर क्या उगेगा? फिर से इस पर पेड़ पौधे उग जाएंगे। तो एक सर्कल चलता रहता है। सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे पर्यावरण से आपस में क्रिया करते हैं और यही पारितंत्र है। हम देखते हैं केरल में भारी मूसलाधार वर्षा यानी कि अचानक से वर्षा होना है, वो भारी मूसलाधार वर्षा कहलाती है। वर्षा के साथ हरे भरे खेत और नारियल के बागान, हाथी और अनेक प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। जबकि राजस्थान में वर्षा न के बराबर होती है, क्योंकि कीकर और रेत नजर आती है। यहाँ ऊँट, छिपकली, सांप, जीव जंतु मिलते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि जीव जंतु, वनस्पति और लोगों का रहन सहन हर जगह अलग अलग होता है। अब इसने किसका जिक्र किया है? एक तो केरल का, जो कि भारत का एक राज्य है। वहाँ पर क्या होता है? वर्षा अधिक होती है, तो वहाँ पर जीव जंतु भी अलग प्रकार के, जैसे हाथी, शेर जैसे जीव जंतु मिलते हैं। जबकि राजस्थान में वर्षा है वो कम होती है, तो यहाँ पर क्या मिलती है? छिपकली, कीड़े, सांप आदि यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा, यहाँ पर जो वनस्पति है यहाँ पर घने वन पाए जाते हैं, जिनकी ऊंचाई है वो 50 से 60 मीटर के बीच में होती है। जबकि राजस्थान में क्या होता है कि यहाँ पर कीकर और झाड़ियाँ पाई जाती है। अब इनकी ऊंचाई कितनी होती है? 5 से 7 मीटर के बीच में। अब दोनों में फ़र्क है, दोनों ही भारत के राज्य, लेकिन दोनों में मौसम में, दोनों के पर्यावरण में क्या फ़र्क है? कारण क्या है? यहाँ पर वर्षा अधिक होती है तो यहाँ पर अलग प्रकार के जीव जंतु, यहाँ पर अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर वर्षा कम होती है राजस्थान में, तो यहाँ पर अलग प्रकार के जीव जंतु और अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। यही है, एक स्थान विशेष के अनुसार है वो पर्यावरण वो बदलता रहता है। तो हम जानते हैं कि पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर एग्जाम्पल। जीव जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करते हैं। पौधे जीव जंतुओं को श्वास लेने हेतु क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पौधे देते हैं हमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और पर्यावरण को साफ करते हैं, जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ जीव जंतु क्या करते हैं? पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अब मनुष्य क्या करता है? ऑक्सीजन लेता है और बदले में क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो जो क्रिया मनुष्य करता है पौधे उसके विपरीत करते हैं, इसलिए दोनों का आपस में अंतरक्रिया होती रहती है।
दूसरी तरफ जीव जंतुओं को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं और पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, और जीव मृत इसी प्रकार मृत जीव जंतु है पौधों के विकास के लिए उचित पोषक प्रदान करते हैं। आपने सुना होगा कि जैविक खाद जो बनती है वो पेड़ पौधों और जीव जंतु के मृत अवशेषों से बनती है, और वहीं पर जब फिर पेड़ पौधे उगाते हैं तो वो जल्दी बढ़ते हैं या फिर अच्छी किस्म के होते हैं। अब अधिक ऊर्जा वाले वन घास स्थल, मरुस्थल, महासागर, नदी, झील, तालाब आदि का एक पारितंत्र हो सकता है। अब अधिक वर्षा वाले वन, इसने क्या कहा है, अधिक वर्षा वाले वन। फिर दूसरी बात हम कर लेते हैं मरुस्थल की, फिर महासागर और सागर। सागर है महासागर का छोटा रूप होता है। अब इसमें देखो आप कि सभी में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु मिलेंगे, अलग अलग प्रकार की वनस्पति। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में वृक्षों की लंबाई अधिक होगी, पेड़ पौधे हैं वो एक दूसरे के निकट होंगे, बड़े बड़े जीव जंतु पाए जाएंगे। उसी के अलावा मरुस्थल है, मरुस्थल में झाड़ियाँ होंगी, कंटीली झाड़ियाँ होंगी, वहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाएंगे, ना हरी घास होती है ना बड़े पेड़ होते हैं, दोनों में फ़र्क आ गया। महासागरों में जो महासागर जिनका कि आकार बहुत अधिक बड़ा होता है, पानी की मात्रा अधिक होगी, खनिज भी अधिक होंगे क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होगा। इसके अलावा यहाँ पर जीव जो जल में रहने वाले जीव है वो भी बड़े होते हैं, संख्या अधिक होती है। सागर है जिसमें पानी की मात्रा कम होती है तो जीव छोटे होते हैं, कम होते हैं यहाँ पर। तो अलग अलग प्रकार के पर्यावरण में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती है, वहाँ पर एक अलग ही प्रकार का पारितंत्र बन जाता है। फिर वह स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पर जो पारितंत्र है वो लगातार बना रहे, हो सकता है यहाँ पर कुछ एक वर्षों में परिवर्तन हो जाए, यहाँ से पेड़ पौधे कट जाएं तो जीव जंतु यहाँ से या तो समाप्त हो जाएंगे या फिर कहीं दूर चले जाएंगे तो पारितंत्र में परिवर्तन हो गया। आज जहाँ मरुस्थल है हो सकता है वहाँ पर कल पेड़ पौधे हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए तो वहाँ पर पेड़ पौधे बढ़ने लगेंगे, घास उगने लगेगी तो जीव जंतुओं की संख्या बढ़ जाएगी। तो कोई भी परिवर्तन हो सकता है। इसी प्रकार महासागरों और सागरों में परिवर्तन हो सकता है। कई बार अधिक तापमान के कारण या फिर प्रदूषण के कारण महासागरों में जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, पानी में प्रदूषण होने से। तो पारितंत्र है वो बदल सकता है, वो स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। ये पारितंत्र प्राकृतिक भी हो सकता है, कृत्रिम भी हो सकता है। अब प्राकृतिक ये तो प्राकृतिक पारितंत्र है, लेकिन एक क्षेत्र विशेष होता है, जैसे कि क्षेत्र विशेष है, इस पर हम एक कृत्रिम पारितंत्र बना सकते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे उगा सकते हैं, घास लगा सकते हैं, दूसरे क्षेत्रों से लाकर यहाँ पर जीव जंतुओं को रख सकते हैं। तो कृत्रिम होता है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया पारितंत्र भी हो सकता है। प्राकृतिक पारितंत्र का निर्माण स्वयं प्रकृति करती है, जबकि कृत्रिम पारितंत्र कौन बनाता है, मनुष्य बनाता है। वर्षावन है, मरुस्थल है, नदियाँ आदि है, ये क्या है, प्राकृतिक है। जबकि मछली घर क्या है, कृत्रिम पारितंत्र है। मछली घर कैसे बनाते हैं, जैसे देखो इसने कहा है मछली घर। अब मछलियाँ तो समुद्र में भी होती है, लेकिन आजकल आपने देखा होगा कि लोग मछलियों का पालन करने लगे, पालन पोषण करने लगे, उनको बेचने के लिए, आमदनी के लिए। पहले एक तालाब बनाते हैं, जैसे एक तालाब बना दिया, फिर उसमें छोटी छोटी मछलियों को छोड़ा जाता है। तो किसने छोड़ा है, तालाब किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया। उसमें मछलियों को किसने छोड़ा, मनुष्य ने छोड़ा। उसको दाना किसने डाला, मनुष्य ने डाला। और उसके बाद में जब बड़ी हो जाती है उनको बेचने के लिए निकाल दिया जाता है। जबकि समुद्र में इसके विपरीत होता है, समुद्र किसने बनाए, प्रकृति ने बनाए। उसके अंदर जीव जंतु किसने पैदा किए, प्रकृति ने किए। उनके खाने का कार्य कौन करता है, उनके लिए दाना या वगैरह जो भी उनके जीवन यापन के लिए कार्य कौन करता है, वो प्रकृति करती है। यानी कि मछलियाँ छोटे जीव जंतु खा लेती है। इसमें मछलियों के अलावा कोई जीव जंतु नहीं होते, तो मनुष्य को इसमें दाना या फिर अनेक प्रकार की सामग्री डालनी पड़ती है। तो ये कृत्रिम पारितंत्र होता है। मानव निर्मित पर्यावरण, मानव निर्मित पर्यावरण क्या होता है, जो मनुष्य ने बनाया है। मानव निर्मित पर्यावरण किसने बनाया है, ये बनाया किसने है, मनुष्य ने। मानव निर्मित पर्यावरण मनुष्य ने बनाया है। कैसे बनाया है, प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करके। अब देखो इसमें मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण में किए गए परिवर्तन और रूपांतरण है। परिवर्तन बदलना, रूपांतरण उसका रूप है बदलना। जैसे कि एक भूमि है, जैसे भूमि है, मनुष्य ने क्या किया कि उस भूमि को समतल किया। उबड़ खाबड़ भूमि है, मनुष्य ने क्या किया, उसको समतल कर वहाँ पर कृषि कार्य करना शुरू कर। जब तक वो भूमि पड़ी थी तब तक प्राकृतिक थी, लेकिन जब कृषि कार्य करना उसमें शुरू कर दिया तो मनुष्य ने क्या किया, उसमें परिवर्तन और रूपांतरण कर दिया। एक नदी बह रही है, जैसे एक नदी है, प्राकृतिक है, इस पर क्या किया जाता है, एक बांध बनाया जाता है, एक बांध बना लिया जाता है। अब ये बांध बना लिया तो ये क्या हो गया, ये मानव निर्मित हो गया, इससे नहरें निकाल दी जाती है।
तो मनुष्य है वो पर्यावरण में परिवर्तन और रूपांतरण कर सकता है और करता भी है। ये विभिन्न मानवीय क्रियाओं, रचनाओं, पारस्परिक क्रियाओं को प्रदर्शित, हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर फैली हुई सभी वस्तुएं प्रकृति के उपहार नहीं है, मनुष्य ने भी बनाई है। जैसे भवन, सड़कें, पुल, उद्योग, फर्नीचर, पुस्तकें मनुष्य ने बनाई, प्रकृति ने थोड़ी बनाई। हाँ, प्रकृति से बनी गई वस्तुओं का उपयोग करके हम ये बनाते हैं। फर्नीचर किससे बने? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधे किसने उगाए हैं? प्रकृति ने। किताबें कागज़ किससे बनती है? पेड़ पौधों से। किसने उगाए? पेड़ पौधे, प्रकृति ने। इसकी भवन किससे बनती है? ईंटों से। ईंटें कहाँ से बनती है? मिट्टी से। मिट्टी किसने बनाई है? प्रकृति ने। तो हाँ, प्रकृति से बनी हुई चीज़ों में परिवर्तन करके हम नई वस्तुएं बना लेते हैं। जो नई वस्तुएं बनती है वो कहलाती है मानव निर्मित। ये सभी मानवीय पर्यावरण के घटक है। मानव प्राकृतिक पर्यावरण में फेरबदल करके इनका निर्माण करता है, अपने कौशल, अपनी तकनीक, अपने ज्ञान का प्रयोग करके इनका निर्माण करने में प्रयोग करता है। मानव और पर्यावरण क्या है? मानव और पर्यावरण, मानव और पर्यावरण। मानव प्राकृतिक पर्यावरण में अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। तो एग्जाम्पल आपको कई दे दिए। जैसे मनुष्य को खेती की आवश्यकता महसूस हुई, मनुष्य ने भूमि को समतल किया, कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। मनुष्य को उद्योगों की आवश्यकता महसूस हुई, मनुष्य ने एक क्षेत्र पर उद्योग लगाए और पृथ्वी के अंदर से खनिजों को निकालना शुरू कर दिया। खनिज किसके हैं? प्रकृति के बनाए हुए हैं। नदी बह रही है, प्राकृतिक। मनुष्य को जल की आवश्यकता हुई, आवश्यकता महसूस हुई, मनुष्य ने उस पर बांध बनाया और उससे जल विद्युत बना ली, या फिर उससे नहर निकाल कर पानी ले गया। तो मनुष्य की जैसे जैसी आवश्यकताएं बढ़ती है, मनुष्य प्रकृति में परिवर्तन करता रहता है। उदाहरण के लिए मानव कार, मिल, फैक्ट्री अनेक उत्पादों का उत्पादन करता है। किसके लिए? अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। इस प्रकार पर्यावरण तीव्र गति से बदलता जा रहा है। आदि मानव ने स्वयं को पर्यावरण के अनुरूप है वो ढाल लिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं। आदि मानव जो होता था, आदि मानव वो क्या करता था कि पर्यावरण के अनुकूल स्वयं को डालता था। पर्यावरण से यानी पेड़ पौधों से जो उसको खाने को मिल जाता वो ले लेता। लेकिन अब आधुनिक जो मानव है ये पर्यावरण के अनुसार नहीं चल रहा है, ये लगातार पर्यावरण में परिवर्तन कर रहा है, इसका अंजाम भी भुगतना पड़ रहा है। उसने एक सामान्य आदि मानव ने स्वयं को पर्यावरण के अनुरूप डाल दिया था। उसने एक सामान्य जीवन व्यतीत किया और अपनी ज़रूरतें हैं वो आसपास के पर्यावरण से, जैसे कपड़े उसके पास नहीं थे, उन्हें पेड़ों की छाल से अपने तन को ढक लिया। खाने के लिए जो भी उसको मिलता था पेड़ पौधों से, कंद मूल आदि वो खा लेता था। समय के साथ ज़रूरत बढ़ने लगी, मानव ने अपने स्थायी जीवन जीना सीख लिया। यानी कि जो आदि मानव धीरे धीरे मनुष्य के बुद्धि का विस्तार होता गया, तो कुछ लोग एक स्थान पर इकट्ठा रहने लगे, 5, 7, 10 झोंपड़ियाँ बनाई, उसके बाद में पक्के मकान बना लिए, उसके बाद में गाँव बस गया, गाँव से फिर बड़े बड़े शहर बनते गए। साथ ही वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। वस्तु विनिमय पद्धति होता है वस्तुओं का लेन देन। कुछ वस्तुएं हमारे पास थी, कुछ वस्तुएं दूसरे लोगों के पास थी, हमने उनको वस्तुएं दी, उनसे वस्तुएं वापस लेती थी। वस्तु विनिमय होता है वस्तुओं का लेन देन किया। व्यापार और वाणिज्य की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर वस्तुएं उत्पादित की। औद्योगिक क्रांति क्या होती है? जब बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, वहाँ पर वस्तुएं बनाई गई, जैसे कि लोह से लोह इस्पात बनाया गया, लोह इस्पात से गार्डर या फिर पटरियाँ, अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई गई। बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनाया गया या सिल्वर बनाया गया। कृषि में जो कपास का उत्पादन होता था उससे सूती वस्त्र बनाए गए। गन्ने का उत्पादन होता था उससे चीनी या गुड़ बनाए गए। तो अनेक उद्योगों में अनेक वस्तुएं हैं उसका उत्पादन किया है। सभी परिवर्तनों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा है, पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण लगातार नष्ट हो रहा है। अब इसमें देखो, तीव्र आर्थिक विकास ने पर्यावरण ह्रास की समस्या को जन्म दिया है। तीव्र आर्थिक विकास यानी कि लगातार हम अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? पर्यावरण का तीव्र गति से नुकसान हो रहा है। अब यह विश्व स्तर पर साबित हो चुका है कि कुछ मानवीय क्रियाएं जैसे जैव ईंधन, पेट्रोल, गैस, कोयले आदि के जलने से विश्व के तापमान को बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं तापमान की। अब तापमान को बढ़ा दिया इसने, ये कहा किसके जलने से? ईंधन के जलने से। अब इसमें क्या आता है? पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस या अनेक प्रकार के वस्तुएं जलाने से क्या होता है कि पृथ्वी पर CO2 की मात्रा बढ़ती है। अब CO2 की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है? जैसे ये सूर्य है और ये है पृथ्वी। सूर्य से किरणें पृथ्वी की ओर आती है, दिन के समय आती है। रात के समय, दिन के समय ये किरणें आती है। अब रात के समय है, पृथ्वी वापस इनको छोड़ती है सूर्य की ओर, नहीं तो फिर पृथ्वी पर तापमान अधिक हो जाए, किरणें वापस नहीं छोड़ेगी। तो दिन के समय तापमान बढ़ जाता है, रात के समय तापमान कम होता है, पृथ्वी इन किरणों को वापस छोड़ती है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है,
CO2। यहाँ पर जो CO2 है वो क्या करती है कि जो पृथ्वी के द्वारा जो किरणें छोड़ी जाती हैं उनको रोक लेती है। सूर्य से जो किरणें पृथ्वी की ओर आती है उसको आने देती है, लेकिन पृथ्वी से जो किरणें सूर्य की ओर जा रही रात के समय उनको ये CO2 रोक लेती है। तो पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। और पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान, पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम, 15.2 डिग्री सेल्सियस। पूरी पृथ्वी का औसत तापमान है वो 15.2 डिग्री सेल्सियस है। लगातार अगर इसमें वृद्धि होती रहती है तो पृथ्वी पर जितनी भी बर्फ़ है वो लगातार पिघलती जाएगी। पिघलने से नदियों में बाढ़ आएगी, समुद्रों का जल स्तर बढ़ेगा। समुद्रों में जल स्तर बढ़ेगा तो वहाँ पर कुछ द्वीप है वो डूब जाएंगे। अब नदियों में एक समय तो बाढ़ आएगी, लेकिन उसके बाद बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाएगी तो नदियाँ भी सूख जाएगी। तो लगातार पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। किसके कारण पड़ रहा है? मनुष्य के कारण। मनुष्य अपने तीव्र आर्थिक विकास के कारण है लगातार अपना विकास करता जा रहा है, जैव ईंधनों को जला रहा है, खनिजों को नष्ट कर रहा है। तो मनुष्य को अगर अपना संतुलित विकास करना है तो पर्यावरण के अनुसार ही करना पड़ेगा। हाँ, पर्यावरण में परिवर्तन करना भी ज़रूरी है, लेकिन इतना अधिक परिवर्तन ज़रूरी नहीं है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों पर विपरीत प्रभाव पड़े। तो ये लेसन आपका कंप्लीट है। उसके बाद महत्वपूर्ण शब्द या महत्वपूर्ण बिंदु है वो लेसन में से ही है। क्वेश्चन इसमें आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें रहता है क्वेश्चन, उसके बाद में वाक्यों पर सही या गलत के निशान रहते हैं, फिर कुछ मिलान रहता है। ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन पहले आप लेसन को अच्छी तरीके से पढ़िए, चैप्टर को 2-3 बार पढ़िए, उसके बाद में उसको समझने की कोशिश करिए। फिर अगर हम क्वेश्चन करते हैं तो हमें आसानी से याद होते हैं। एक आपको रट्टा मारने की बिल्कुल कोशिश ना करें। हम जैसे कि 5 लाइनें याद करते हैं किसी भी आंसर की, 5 में से अगर हम 4 लाइनें ठीक लिख देती हैं तो भी ठीक है, लेकिन एज इट इज़ हम लिखें कोई ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपको समझ आया है तो आप मैसेज करके बताना। अगर फिर भी कहीं पर आपको कुछ दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो ज़रूर चाहे फ़ोन या मैसेज करके बताना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और कुछ सुधार भी किया जा सके। एक बात और, सभी बच्चों से प्रार्थना है, निवेदन है कि सभी बच्चे होमवर्क डेली कंप्लीट करें, जिस भी सब्जेक्ट का आपको जो भी मिलता है, और उस सब्जेक्ट टीचर को वापस भेज दें। ग्रुप में सभी टीचर्स के नंबर लिखे हुए हैं। हिंदी लिखकर उसके सामने हिंदी वाले टीचर के नंबर है, इंग्लिश लिखकर इंग्लिश वाले टीचर के नंबर है, मैथ वाले टीचर के नंबर, SST है, संस्कृत है, जो भी सब्जेक्ट आपके पास सभी टीचर्स के नंबर दिए गए हैं। सभी के पास पर्सनली उनके नंबर पर होमवर्क सेंड करें। समझ नहीं आता है तो उनसे पूछें कि ये दिक्कत आ रही है, चाहे फ़ोन करके पूछे या मैसेज करके पूछे कि मैं ये दिक्कतें आ रही है। उसके बाद में लिखने का काम, राइटिंग का काम सेंड कर दे। फिर साथ में जैसे आपको लर्न, जितना आप राइटिंग का काम करते हो उतना लर्न का काम आपको करना है। जैसे लेसन आपका कंप्लीट होता है आपसे एक टेस्ट लिया जाता है, वो टेस्ट करके आप कंप्लीट करके सब्जेक्ट टीचर को दोबारा से सेंड आपको करना है, ताकि टीचर को पता चले कि बच्चा कितना पढ़ रहा है, आपको भी खुद का पता चले कि मैं कितना पढ़ पा रहा हूँ। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप फॉर्मेलिटी अगर पूरी करने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे आपका बेटा नुकसान होता है इसमें। हाँ, प्रॉब्लम है तो आप बताइए, आपकी हर प्रकार की समस्या है वो सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। उम्मीद है कि आप मानोगे, होमवर्क सेंड करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।